नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहा था और पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था, जिसके कारण कमरे में बैठी हुई देवकी जी की भूख और भी तेज हो गई। लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके भाग्य में केवल जूठे बर्तनों का ढेर ही आएगा, क्योंकि आज उनकी बहू फिर से यूट्यूब वीडियो बना रही थी। दरअसल उनकी बहू कनिका अपनी सहेली की देखा देखी यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल शुरू किया था। उसकी सहेली ने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी और साथ साथ अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। इसलिए अब कनिका पर भी लोकप्रियता हासिल करने का भूत सवार हो गया था। आए दिन वह रसोई घर में कोई न कोई नया पकवान बनाया करती और उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला करती। हाँ, यह बात अलग थी कि उसकी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद कनिका की कोशिशें जारी थी। थोड़ी देर में कनिका पकवान बनाकर जा चुकी थी और अपने बच्चों के साथ उस पकवान का लुत्फ़ उठा रही थी। और जब देवकी जी रसोई घर में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था और वीडियो बनाने के चक्कर में बहू ने रसोई घर का सारा सामान फैला दिया था और सब सफाई की जिम्मेदारी अब देवकी जी की थी। देवकी जी ने सबसे पहले अपने और अपने पति के लिए 4 रोटियां बनाई। सब्जी का कुकर तो खाली था, इसलिए पिछली रात की बची दाल से ही काम चला लिया और उसके बाद किसी काम वाली बाई की तरह साफ सफाई में लग गई। रसोई का काम निपटाऊं के बाद में जब देवकी जी अपने कमरे में आई तो देखा उनके पति जगमोहन जी सो चुके थे। अरे, आप बिना दवाई खाए ही सो गए, देवकी जी ने कहा। लेकिन जगमोहन जी गहरी नींद में थे, इसलिए देवकी जी ने दोबारा उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझा और खुद भी जाकर सो गई। दरअसल 1 वर्ष पहले जगमोहन जी को लकवा की बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था। तब से वह चलने फिरने से भी लाचार हो गए थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि नित्य क्रम के लिए भी वह अपनी पत्नी देवकी जी पर आश्रित थे। दिन भर वह अपने व्हील चेयर पर बैठे रहते और रात के समय देवकी जी की मदद से बिस्तर पर लेट जाते। सारा दिन यह सब काम करते करते देवकी जी की हालत बुरी हो जाती थी, लेकिन बेटा बहू को उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस अपने ही दुनिया में मस्त थे। परंतु अगले दिन सुबह सुबह ही जगमोहन जी के कराहने की आवाज़ आने लगी तो देवकी जी ने उनकी ओर देखा। जगमोहन जी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से कराह रहे थे और फिर अचानक ही उन्हें उल्टी हो गई। उनकी हालत ज़्यादा खराब देखकर जैसे ही देवकी जी अपने बेटे के पास जाने लगी, इस समय उनका बेटा तैयार होकर उनके पास आया और बोला, माँ, आज बच्चों की परीक्षा का परिणाम है, इसलिए हम बच्चों के स्कूल जा रहे हैं। फिर देवकी जी बोली, बेटा देख तो, तेरे बाबूजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सुबह से 2 बार उल्टी हो चुकी है और पेट दर्द से बहुत परेशान है। उससे पहले कि उनका बेटा कुछ बोलता, बहू तपाक से बोली, इस उम्र में जीभ के स्वाद पर लगाम नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे, दिन में 4 बार तो चाय पीते हैं, अब एसिडिटी नहीं होगी तो और क्या होगा। बहू की इस बात पर देवती जी हैरान रह गई और सोचने लगी कि जब खाने में ताज़ी सब्जी ना मिले और बासी दाल खानी पड़े तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही, लेकिन बहू के सामने यह सब बातें बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तभी उनका बेटा बोला, अरे माँ, 1-2 बार उल्टी हो भी गई तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे।
वैसे भी इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसा कहकर राहुल अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल गया। लेकिन देवकी जी अपने पति को ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थी। बटुआ खोल कर देखा तो उसमें 60 रुपए पड़े थे। वह जल्दी से घर से बाहर निकली और पास की ही एक केमिस्ट की दुकान से उनके लिए उल्टी की दवाई ले आई। अब जगमोहन जी की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, लेकिन बार बार उल्टियां होने के कारण जगमोहन जी के सभी जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोने का सोचकर ही देवकी जी की कपकपी छूटने लगी थी। बाहर धूप अभी नहीं थी, मशीन से कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए। लेकिन कुछ समय बाद जैसी उनकी बहू घर आई तो उन्हें अपने मशीन में कपड़े धोते देख आग बबूला हो गई। आपकी यह मजाल कि मेरी मशीन में अपने बाबूजी के गंदे कपड़े डाल दिए। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत स्विच ऑफ किया और सारे कपड़े निकालकर देवकी जी की ओर दे मारी और कड़कती आवाज में बोली, आइंदा मेरे मायके से आई इस मशीन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू के व्यवहार पर देवकी जी हैरान रह गई। वह एक मूर्ति की तरह अपनी बहू को देखी जा रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी की बात उनके लिए यह थी कि उनके बेटे के सामने उनकी बहू उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी और वह केवल मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ था। इतना अपमान झेलकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर किसी तरह देवकी जी ने खुद को संभाला और हड्डियां गला देने वाली सर्दी में ठंडा पानी से कपड़े धोने लगी। कपड़े भी इतने थे कि धोते धोते उनकी कमर अकड़ गई और सर्दी ने उनका हाल बेहाल कर दिया। जैसे तैसे यह काम निपटाकर वह अपने कमरे में चली गई और बदहवास होकर बिस्तर पर लेट गई। इतनी ज़्यादा थक गई थी कि नींद आते पता ही नहीं चला। देवकी जी की कमर अकड़ने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक और दिन भर लगातार काम करते करते देवकी जी का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उनके हाथ पैरों में शक्ति नहीं रही थी, तो दूसरी ओर कनिका हमेशा नए नए पकवान बनाकर बर्तनों का अंबार लगाकर रख देती। इतना काम करने के बावजूद भी कनिका हर बात पर उन्हें जलील किया करती। नींद खुली तो देवकी जी की नज़र घड़ी की ओर गई। 12 बज चुके थे। उसी समय उन्हें ख्याल आया कि अभी तक उन्होंने और उनके पति ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। कमजोरी के कारण जगमोहन जी वापस सो चुके थे। उठकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेती हूँ। अभी देवकी जी यह सोच ही रही थी कि इस समय यह कड़कती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अच्छा, यहाँ आप आराम फरमा रही हैं और वहाँ पूरी रसोई के बर्तन सिंक में पड़े हैं, उन्हें कौन साफ करेगा? जल्दी जल्दी उठिए और हाथ चलाइए, बहुत काम बाकी है। लेकिन बहू, अभी तक तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे तेरे बाबूजी के लिए खिचड़ी बनानी है, उसके बाद मैं बर्तन साफ कर दूंगी। अरे यह कौन सा समय है नाश्ता बनाने का? अब मेरा वीडियो बनाने का समय है। जल्दी उठो और जितना कहा गया है उतना ही करो। ऐसा कहकर कनिका पैर पटकते हुए चली गई। बेचारी देवकी जी मरती क्या न करती। आखिर अपने कमर के दर्द को भूलकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। आज उनकी मन की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चलने लगी। सोचने लगी, आज बहू ने सारे गंदे कपड़े उठाकर मुझ पर दे मारे, और वह भी मेरे अपने बेटे के सामने। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? सोचते सोचते देवकी जी अपने अतीत की गहराइयों में गोते खाने लगी। अपने मायके में मैं 4 भाइयों की लाडली हुआ करती थी। कभी दुख की आंच भी मेरे नज़दीक न आने पाती थी।
ससुराल में पैसे की कमी होने के बावजूद मैं एक बहू, एक पत्नी और एक माँ का फर्ज कितने अच्छे तरीके से निभाया था। दिन भर सास ससुर की सेवा करती, कभी कुछ कह भी देते थे तो पलटकर जवाब नहीं देती थी। विवाह के 5 वर्षों के बाद भी गोद सुनी थी तो कहाँ कहाँ इलाज नहीं करवाया था। उसके बाद कहीं जाकर राहुल का जन्म हुआ था। कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने बेटे को। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गहने तक भी बेच दिए थे मैंने। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद राहुल नौकरी नहीं करना चाहता था, बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। और उसके कहने पर उसके पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर उसके बिजनेस के लिए भी पैसे जुटा दिए। जब उसका काम चलने लगा तो ऐसा लगा कि सारे बलिदान सफल हो गए हैं। फिर बड़े अरमानों से उसकी शादी करके अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। बेटा बहू हमारा कितना ख्याल रखते थे। राहुल हर काम अपने पिताजी से पूछ पूछ कर किया करता था और बहू कभी कोई कड़वी बात नहीं निकालती थी अपने मुंह से। लेकिन 1 वर्ष पहले अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण राहुल के पिताजी लकवाग्रस्त हो गए। फिर तो अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल को तो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ पर पैसे खर्च करना भी फिजूल लगता था, जिस कारण उनका ढंग से इलाज भी ना हो पाया। हमें क्या पता था कि जिस बेटे पर हम जब अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं वही बेटा हमें यह दिन दिखाएगा कि एक ही घर में रहते हुए हमारे खैर खबर तक नहीं लेगा और बस पत्नी की गुलामी में लगा रहेगा। और आज तो बहू ने मेरे साथ इतनी नीच हरकत कर दी कि अब तो ऐसा लगता है कि काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। जब अपना खून ही हमारी व्यथा नहीं समझता तो बहू को फिर भी पराए घर से आई है। मेरे भाई फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछते हैं तो उनसे भी अपने दिल की पीड़ा छिपी जाती है। और बताऊं भी तो क्या कि मेरा अपना ही खून मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। इसमें बदनामी तो अपनी ही है। अगर मैं अकेली होती तो कब से अपने जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, यह सोचकर हमेशा खुद को रोक लेती हूँ। स्वयं से ही बातें करते हुए देवकी जी की आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। उधर जगमोहन जी भी कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन अपनी लाचारी और अपनी पत्नी की हालत पर आंखों से आंसू बहाते रहते थे। आज का नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर शाम को नसीब हो पाया था। अगली सुबह जब देवकी जी उठी और सहारा देकर जगमोहन जी को उठाने लगी तो देखा उनके शरीर गर्म पड़ा था और माथा भट्टी की तरह तप रहा था। उनकी हालत देखकर देवकी जी परेशान हो गई। जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ तैयार होकर कुछ बैग लेकर अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देखकर देवकी जी हैरान हो गई। बेटा कहीं जा रहे हो क्या? देवकी जी ने पूछा तो राहुल ने कहा, हाँ माँ, बच्चों की परीक्षा के बाद आजकल उनकी छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए हम 4-5 दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। तभी देवकी जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी की हालत तो ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत तेज बुखार चढ़ा है। फिर राहुल ने कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं, इस उम्र में यह सब तो चलता ही रहता है। हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं और आप लोगों के कारण हम अपना घूमने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। तभी गेट पर खड़ी कनिका की आवाज़ आई, अब जल्दी कीजिए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इन लोगों का तो यूं ही लगा रहेगा। हाँ हाँ बस अभी आया। ऐसा कहते हुए राहुल बैग उठाकर चलता बना।
देवकी जी निशब्द से दरवाजे की ओर देखती रह गई, जबकि बेटा बहू वहाँ से जा चुके थे। नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में गई तो देखा कि ना तो रसोई घर में आटा पड़ा था, ना ही कोई दाल, और ना ही फ्रिज में कोई सब्जी रखी थी, और कुछ खरीदने के लिए देवकी जी के पास पैसे भी नहीं थे। जब से जगमोहन जी बीमार हुए थे, तब से देवकी जी पैसे से भी लाचार हो चुकी थी, क्योंकि उनका बेटा कभी एक पैसा भी नहीं देता था। अपने बच्चों के व्यवहार और अपनी किस्मत पर देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना ही था। तो कुछ सोचकर किराने की दुकान पर चली गई और दुकानदार को थोड़ा सा राशन का सामान उधार देने को कहा, तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन खाली हाथ घर वापस भी नहीं लौट सकती थी। तभी उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और फिर खुद से ही बोल उठी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी नौबत आएगी, लेकिन हालात को देखते हुए और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और पड़ोसन से बोली, अरे बिमला बहन, 500 रुपये उधार मिलेंगे क्या? वह क्या है ना कि मेरा बेटा बहू तो बाहर घूमने गए हैं। वह मुझे पैसा तो देकर गए थे, लेकिन बुढ़ापे का दिमाग है, याद ही नहीं रहता कि कहाँ रख बैठी। जब बेटा बहू आएंगे तो इस समय आपको लौटा दूंगी। कोई बात नहीं देवकी बहन, लौटाने की ज़रूरत मत करना, जब सहूलियत हो तब लौटा देना। ऐसा कहते हुए बिमला ने उन्हें 500 रुपये पकड़ा दिए। तब कहीं जाकर वह खाना पकाने के लिए कुछ राशन का सामान जुटा पाई और जगमोहन जी के लिए बुखार की दवाई भी खरीद ले आई। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से खाना बनाया और बीमार पति को खिलाया, लेकिन जब स्वयं भोजन करने बैठी तो पहला निवाला मुंह में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। फिर देवकी जी को याद आया कि उनके भाइयों ने कितनी बार उन्हें कहा था कि एक बार हमारे साथ दिल्ली चलो, हम वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा देंगे। लेकिन बेटे ने हर बार यह कहकर मना कर दिया कि बड़ा शहर है और बड़े शहर के बड़े अस्पतालों में खर्च भी अच्छा खासा होता है। पूरी तरह परेशान होकर देवकी जी एकाएक खुद से ही बोल पड़ी, आज तक तो मैं इस कारण चुप रही कि अगर किसी से हाल चाल बांटूंगी तो अपना ही बेटा बदनाम होगा, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका था। दिन भर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती है। इतना त्याग करने के बाद भी इस घर में माँ बाप की कोई कदर नहीं है। हमारी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब बहुत हो चुका, बहुत कर ली बेटे ने अपनी मनमानी और बहुत नचा लिया बहू ने मुझे अपनी उंगलियों पर। सोचते हुए देवकी जी अचानक अपने आंसू पोंछ कर खड़ी हुई और अपने बड़े भाई संतोष को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पर अपने पति जगमोहन जी की हालत के बारे में बताया तो भाई ने कहा, तुम आज ही हमारे साथ दिल्ली चलोगी। आप दोनों को हम अपनी गाड़ी में ही बिठाकर ले चलेंगे। यहाँ मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। जीजा जी का इलाज यहीं से करवाएंगे। किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। भाई से बात करने के बाद देवकी जी अपने पति के कपड़ों का बैग तैयार करने लगी और साथ में उन्होंने अपने घर के कागजात भी रख लिए। शाम हुई तो दरवाजे पर घंटी बजी। देवकी जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दोनों बड़े भाई उनके सामने खड़े थे। इतने समय के बाद किसी अपने को सामने देखकर देवकी जी बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब सारी पैकिंग करके अपने पति के साथ भाई की गाड़ी में बैठी तो उनके हृदय में अपने घर को देखकर एक हुक सी उठी, क्योंकि जिस दिन से देवकी जी घर में बहू बनकर आई थी
उस दिन से लेकर आज तक वह कभी ऐसे सामान के साथ अपने मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी ऐसी नौबत भी नहीं आई थी कि वह रहने के लिए मायके जाए। जाती भी तो एक दिन के भीतर वापस लौट आती। देवकी जी के सेवा भाव को देखकर उसके सास ससुर भी कहते थे, यह हमारी इतनी सेवा करती है, देखना तेरी बहू भी तेरी भरपूर सेवा करेगी। अपने बड़ों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोच सोच कर देवकी जी की आंखें फिर से भर आई। फिर मन ही मन बोली, ना जाने कौन से जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मेरे नसीब में ऐसे बेटा बहू लिख दिए भगवान ने। लेकिन बच्चों के ऐसे रवैये से अब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ठोस कदम उठाना जरूरी भी था। घर से निकलने से पहले उन्होंने पड़ोसियों को दिल्ली जाने के बारे में बता दिया था। अपने मन को समझाते हुए वह पति के साथ अपने भाई के घर दिल्ली आ गई। देवकी जी के चारों भाई एक बड़े से घर में एक साथ रहा करते थे। सबके बच्चों की शादियां हो चुकी थी। देवकी जी और जगमोहन जी के घर में जाते ही भाभियों अपने ननद को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और घर की बहुएं उनकी आव भगत में लग गई। दीदी, आप इतने समय बाद आई हैं, आपको देखकर आज मन खुश हो गया। ऐसा कहते हुए उन्हें सोफे पर बिठाया। लेकिन देवकी जी अभी तक अपने विचारों में गुम थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उनके दूसरे भाई पूछने लगे, क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे जीजा जी बीमार रहते हैं ना, तो उनकी सेहत को लेकर ही थोड़ी चिंतित रहती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। रात को सबसे मिलजुल कर भोजन किया। आज बहुत समय बाद देवकी जी और जगमोहन जी ने सुकून और इत्मीनान के साथ खाना खाया था। सब लोग एक साथ बैठे हुए अपने बचपन की बातों को याद कर करके हंसी मजाक करने लगे। सबके साथ बैठकर देवकी जी आज खुलकर हंस रही थी, लेकिन रह रहकर उनके मन को उनकी बहू का व्यवहार कचोटने लगता और वही दृश्य बार बार उनके मानस पटल को उभरने लगता। जब उनकी बहू ने गंदे कपड़े उठाकर उन पर दे मारे थे। बहू की तीखी बातें रह रहकर उनके दिल पर न जाने कितने वार कर रही थी। रात को आरामदायक बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते सारी रात बीत गई। उन्हें कहीं जाकर थोड़ी सी नींद आई। अगले दिन संतोष जी जगमोहन जी को लेकर दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में गए। वहाँ के डॉक्टर से उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो नंबर भी तुरंत आ गया। पूरी जांच और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने उसी दिन से इलाज शुरू कर दिया। 5 दिन बीत चुके थे। सब लोग देवकी जी और जगमोहन जी के अच्छे से ख्याल रख रहे थे। उधर बेटा बहू जो 5 दिनों बाद वापस घर लौटे तो देखा घर में कोई नहीं था। आखिर माँ पिताजी कहाँ चले गए? राहुल हैरान होते हुए बोला। तभी कनिका बोली, अरे और कहाँ जाएंगे? आपके पिताजी को बाहर निकलने का मन होगा तो उन्हें व्हील चेयर पर घुमाने ले गई होगी। थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो राहुल के मन में शंकाएं घर करने लगी। कहीं पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई? ऐसा सोचते हुए जब उसने आस पड़ोस में पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके भाई दिल्ली से अपनी गाड़ी में आए थे और वह दोनों उनके साथ ही चले गए। चलो कुछ दिनों के लिए उनसे छुटकारा मिला। ऐसा सोचते हुए बेटा बहू ने सुकून की सांस ली। जब देवकी जी और जगमोहन जी को दिल्ली आए 15 दिन हो चुके थे, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे जगमोहन जी की हालत में भी सुधार आने लगा था। अब वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे और उनके शरीर के अंग भी थोड़ा काम करने लगे थे। यह देख देवकी जी को थोड़ी तसल्ली हुई, परंतु यहाँ रहते हुए देवकी जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। कभी कभी बैठे हुए
आंखों से आंसू बहाने लगती और सोचने लगती, आखिर भाइयों के घर भी कब तक बोझ बनकर रहूंगी। भाभियों मेरे बारे में क्या सोचेंगी। संतोष जी अपनी बहन देवकी को बड़े करीब से जानते थे। एक दिन उन्हें उदास बैठे देख उनके पास आए और उनकी ओर गौर से देखते हुए बोले, देवकी, तुम्हारा हंसता खेलता चेहरा कितना मुरझा सा गया है। मुझे मालूम है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अपने भाई को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। तभी देवकी जी उनके कंधा पर सर रखकर रोने लगी और बोली, क्या बताऊं भैया, मुझ पर क्या बीत रही है। अरे पागल, हम लोग किस लिए हैं? तेरे भाई अभी जिंदा है, संतोष जी ने कहा। तो देवकी जी ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। देवकी, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। इतना पराया समझ लिया था अपने भाइयों को। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे भाई सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बहन को हौसला दिया। फिर जानकी जी ने उन्हें अपने घर के कागजात दिखाए। संतोष जी का बेटा एक बहुत बड़ा वकील था, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने बेटे के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। कुछ दिन और बीते और राहुल और उसकी पत्नी कनिका भी मामा जी के घर आ पहुँचे। राहुल गुस्से में अपनी माँ से बोला, माँ, आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कोई अपने बेटा बहू पर भी केस करता है? और ऊपर से घर खाली करने के लिए भी आपने हमारे पास नोटिस भेज दिया। फिर कनिका बोली, अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वह तो उनका फर्ज होता है। अब अगर हम अपने बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उनके बड़े होने पर हम उन पर केस करके उनसे वह पैसा वापस लेंगे। फिर राहुल बोला, माँ, यह कदम उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। सारा समाज आप पर थू थू करेगा। फिर देवकी जी, जो अभी तक अपने बेटे बहू की बातें सुन रही थी, अचानक चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हाँ बेटा, यह बात तो तुमने सही कही। बदनामी तो होगी, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारी बदनामी होगी। तुम शायद यह भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ। अपने बेटे होने का फर्ज तुम तो भूल चुके हो। अपने पिता से सब कुछ हथियाने के बाद जब वह बीमार पड़े और उनके इलाज पर पैसा खर्च करने की बात आई तो तुमने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि बुढ़ापे में ऐसी परेशानी तो लगी रहती है, और तो और बहू मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती है, वह भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। इतना कहते कहते देवकी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर कनिका ने कहा, ठीक है, अगर आप हम पर केस कर सकती हैं तो हम भी शहर का बड़े से बड़ा वकील करेंगे और केस जीत कर दिखाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने पति राहुल को लेकर चली गई। लेकिन संतोष के वकील बेटे का दबदबा इतना था कि राहुल और कनिका का केस लड़ने के लिए शहर का कोई बड़ा वकील तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना केस लड़ने के लिए एक वकील मिला। अदालत में जज साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनी। संतोष जी के वकील बेटे ने पूरे विस्तार से जज साहब को बताया कि किस तरह माता पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बेटे को उसके पैरों पर खड़ा किया था और आज उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। सारी बात सुनकर जज साहब बोले, आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि माता पिता ने अपने बेटे बहू पर इसलिए मुकदमा दायर किया कि बेटे को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वह अपने माता पिता के जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं और साथ साथ बहू के द्वारा उन्हें आए दिन प्रताड़ित भी किया जाता है, जो कि सरासर अमानवीय है। राहुल और कनिका को फटकार लगाते हुए जज साहब ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही दिन देखने के लिए आपके माता पिता ने अपना पेट काट कर
आपके भविष्य को उज्जवल बनाया था, ताकि आप उनकी ज़िंदगी नरक बना दें। आज के इस केस का फैसला आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनेगा, क्योंकि जो संतानें माता पिता का उत्पीड़न करती है उन पर कभी रहम नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उन्हें आदेश दे दिया कि बेटा बहू 10 दिनों के भीतर अपने माता पिता के मकान को खाली करे और साथ ही उनके खर्चे के लिए हर महीने उन्हें 15,000 रुपये दे, और यदि वह ऐसा करने में आनाकानी करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत का फैसला सुनते ही कनिका और राहुल की हवाइयाँ उड़ गई। वे तुरंत अपनी माँ और पिता के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आपके साथ रहकर हम आपकी खूब सेवा करेंगे। लेकिन देवकी जी और जगमोहन जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, केवल इतना ही कहा कि अब हम अपनी ज़िंदगी सुख शांति से गुजारना चाहते हैं और यही हमारा अंतिम फैसला है। उधर इस पूरे केस को मीडिया द्वारा फैला दिया गया था। सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था और साथ में यह भी बताया जा रहा था कि बेटा बहू अपने माँ बाप के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। कनिका यूट्यूब वीडियो में तो मशहूर ना हो सकी, लेकिन अपनी गलत हरकतों की वजह से पूरे देश में बदनाम जरूर हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। मिलते ही नए वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।